Supposed to be a fund of $100 billion? Yes. Now that would be the biggest fund ever raised. So when you told people you were going to raise a $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Well, some people said. मासा सोन दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन थे, वो भी पूरे 3 दिन के लिए, और फिर रातों रात उन्होंने $70 बिलियन लूज कर दिए, द बिगेस्ट पर्सनल लॉस इन हिस्ट्री। और एक बार तो उन्होंने $45 बिलियन की फंडिंग 45 मिनट्स में ही ले ली थी। $1 billion per minute. वो अब तक होने वाले सिंगल ग्रेटेस्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं। बट ऑन द अदर हैंड बहुत लोगों का मानना है कि वो एक क्रेजी गैम्बलर हैं जो इकोनॉमी को कैसीनो की तरह ट्रीट करता है, और वो इकोनॉमी के लिए कैटास्ट्रोफिक डैमेज है। इन्होंने खुद को आग लगाने की बात की थी एक बिजनेस डील ना होने पर। ये वो आदमी है जो एंटरप्रेन्योर्स पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए सिर्फ अपने गट फीलिंग पर। और हाँ, आई लव हिम। देखिए, मैं रिसेंटली डिफरेंट बिजनेसेस पर बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूँ, जैसे उबर, याहू, टिकटॉक। और हाँ, मासा सोन हमेशा से कनेक्टेड लगते थे। मुझे लगता है कि मैं उस मूवी में हूँ जहाँ जिम कैरी हर जगह नंबर 23 देखने लगते थे, और मैं देखता हूँ मासा सोन को। मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड इस आदमी के बारे में बहुत कम जानते हैं, बट उन्हें जानना चाहिए। ये आदमी पूरी दुनिया बदल रहा है, और फ्यूचर को भी। इनकी कहानी बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग है, ये इंस्पायरिंग और टेरिफाइंग है, और मोस्ट ऑफ ऑल इट्स इनसेन। Is he the world's most astute tech investor, or is he the luckiest guy on the planet? मासा सोन के ग्रैंड पेरेंट्स साउथ कोरिया से एक छोटी फिशिंग बोट में छुपकर जापान में इमिग्रेट किए। उनके पास ना तो खाना था, ना रहने की जगह, और ना ही लैंग्वेज। मासा की इनिशियल लाइफ बहुत डिप्रेसिंग थी। जापानीज सोसाइटी में उन्हें आउटसाइडर के रूप में देखा जाता था उनके हेरिटेज की वजह से, और उनके बचपन के क्लासमेट उन पे पत्थर फेंका करते थे। उनके पास घर चलाने के भी पैसे नहीं थे। पैसों के लिए इनके फादर बहुत से जॉब्स किए, पिग्स बेचने से इलीगल लिकर बेचने तक। अर्ली एज से ही मासा ने ठान लिया कि वो अपने लिए एक अच्छी लाइफ बनाएंगे। वो बचपन में बुली होना उन्हें और डिटरमिन्ड बना दिया था। मिडिल स्कूल में आते आते मासा ने अपना लाइफ प्लान डिसाइड कर लिया था। उन्हें जापान का सबसे सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना था। उनके आइडल थे डैन फुजीटा, जिन्होंने जापान में मैकडॉनल्ड्स लाया। टीनेजर मासा घंटों तक डैन के ऑफिस में कॉल लगाते थे ताकि उनसे बात कर सके, बट उन्हें एक ही जवाब मिलता था, वो बिजी हैं। They don't give me the right answer, so I said, okay, this is a waste of my telephone bill. So I flew into Tokyo, and I said I came because the phone call becoming more expensive than air ticket. डैन इस बच्चे की कन्विक्शन से काफी इम्प्रेस थे कि वो डैन से मिलने के लिए उनके ऑफिस आ गया, और वो मासा के साथ 15 मिनट मीटिंग के लिए मान गए थे। Yeah, I asked him, what business should I do? Computer, that's the one. डैन ने एक ही रिकमेंडेशन दी, उन्हें अमेरिका जाना चाहिए। मासा ने पूरे दिल से एडवाइस ली, और 16 साल की एज में वो अपना बिजनेस ड्रीम पूरा करने कैलिफोर्निया चले गए। उन्होंने अपनी इंग्लिश सुधारी, और वो अमेरिकन हाई स्कूल चले गए। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें रियलाइज हुआ कि इसमें काफी ज्यादा वक्त लग रहा है, और वो स्कूल वाले को कन्विंस किए कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए। हालांकि मासा एक बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे, पर वो एग्जाम के लिए रेडी नहीं थे, बट खींचतान के वो पास हो गए। अमेरिकन हाई स्कूल स्टूडेंट के 1 महीने होने तक ही मासा ग्रेजुएट हो चुके थे, और वो अपनी इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया चले गए। ऑफ कोर्स उन्हें पैसों की जरूरत थी, और उन्होंने अपने फ्रेंड से जॉब के लिए पूछा भी था, जहां उन्हें $10,000 पर मंथ मिल सके और दिन के 5 मिनट का काम हो, और उनके दोस्त उन्हें पागल समझे। So I said, okay, what is the best, most efficient use of my time? It's invention. So I set alarm clock 5 minutes. Come. Invention, come, right? मासा हर रोज 5 मिनट न्यू इन्वेंशन आइडियाज के बारे में सोचते, जिसे वो पेटेंट करके आगे बेच सके। ऑफ कोर्स सारे आइडियाज अच्छे नहीं रहे, बट कुछ बहुत अच्छे साबित हुए, बिकॉज मासा ने सोचा 3 अप्रोच हो सकते हैं कोई आइडिया लाने के लिए। द फर्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एग्जाम्पल, उनकी राउंड पेंसिल टेबल से रोल होकर गिर जाती थी, तो उन्होंने स्क्वायर या हेक्सागोनल पेंसिल को कंसिडर किया। सेकेंड अप्रोच, चीजों को अपोजिट पर्सपेक्टिव से देखना, लाइक किसी बड़े चीज को छोटा बनाना, या किसी लाल चीज को सफेद बनाना। फॉर एग्जाम्पल, वो डिफरेंट शेप्स के ट्रैफिक लाइट्स के बारे में आइडिया लाए, सो कलर ब्लाइंड्स को पता चल सके कि सिग्नल क्या है। और उनका फाइनल टैक्टिक था कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स, लाइक एक रेडियो और टेप रिकॉर्डर को एक साथ बनाना, जिससे रेडियो कैसेट प्लेयर बन सके। आखिरकार मासा ने एक बुक बनाया जिसमें 250 इन्वेंशन आइडियाज थे।
मासा ने डिसाइड किया कि पॉकेट साइज डिवाइस जो टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकता हो डिफरेंट लैंग्वेज में वो बेस्ट होगा। उन्होंने एक फिजिक्स प्रोफेसर ढूंढा जो प्रोटोटाइप बनाने में मदद किए। मासा फिर अपना पूरा टाइम कंपनीज को पिच करने में लगाते थे जो उनका प्रोडक्ट खरीदे। इसके बाद उन्होंने एक एशियन स्टूडेंट को अपनी जगह लेक्चर्स में बैठने के लिए पैसे दिए। इवेंचुअली मासा ने एक कंपनी ढूंढी, शार्प, जो उनके पेटेंट डिवाइस को 1.7 मिलियन डॉलर्स में खरीदने के लिए तैयार हो गए और सिर्फ 19 साल की उम्र में मासा मिलियनेयर थे। मीनवाइल मासा ने जापान से यूएस में स्पेस इन्वेडर्स आर्केड मशीन इंपोर्ट करना शुरू किया, जिसे वो वहां के बार्स और रेस्टोरेंट्स में प्लेस करते थे। क्योंकि यूएस में ये बहुत नए थे, ये एक बड़ा हिट था और सिर्फ 6 महीनों में मासा ने 350 आर्केड मशीन्स इंपोर्ट किए थे और इससे $1 मिलियन कमाए। द ब्यूटी इज क्योंकि उन्होंने मशीन को क्रेडिट पर खरीदा था और इसे प्लेन से इंपोर्ट करते थे जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव पर फास्ट था, वो कई बार मशीन से अपने पैसे निकाल लेते थे बिफोर पेइंग टू द सप्लायर। एक बात तो बिल्कुल साफ थी कि मासा के पास अच्छे एंटरप्रेन्योर इंस्टिंक्ट्स थे। However, इस बात को मानना होगा कि सॉन बहुत मेहनत भी करते थे। हसल कल्चर के बारे में कई सारी बातें होती हैं, बट सॉन वीक के 7 दिन काम करते थे और जितना पॉसिबल हो सकता था उतना कम सोते थे क्योंकि वो इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहे थे और क्लियरली उन्हें सक्सेस मिल रही थी। Right after I graduated, I went back to Japan because I promised to my mother that as soon as I finish my college, I will be back to Japan. So I kept my word. मासा को पता था कि वो पैसा जो अमेरिका में बना रहे हैं उससे जापान में और बड़ा बिजनेस करना होगा, तो उन्होंने न्यू आइडियाज के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू किया और 40 पोटेंशियल बिजनेस की शुरुआत की और उन्हें रैंक किया डिफरेंट मैट्रिक्स के बेस पर। बेस्ट आइडिया एक कंपनी थी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करती थी और ऐसे ही उन्होंने सॉफ्ट बैंक नाम के कंपनी की शुरुआत की। अब इस पॉइंट पर अर्ली 80s में पर्सनल कंप्यूटिंग अभी भी अपने काफी अर्ली फेज में था, बट मासा इस इंडस्ट्री के लिए एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक थे, स्पेशली जब उनके एक ओल्ड मेंटर ने उन्हें कंप्यूटर पर फोकस करने को कहा। मासा बिलीव्ड कि सॉफ्ट बैंक जापान की टॉप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बन सकती है, जबकि उन्हें सॉफ्टवेयर में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उन्होंने 2 एम्प्लॉइज को अपने हेल्प के लिए हायर किया और एक सुबह वो खड़े होकर अपने ऑफिस में उन्हें बता रहे थे कि ये कंपनी जल्द ही $1 बिलियन कंपनी बनने वाली है। दोनों एम्प्लॉइज को ये पागलपन लगने लगा था और वो जल्द ही क्विट कर दिए। पहली बार देखने पर तो यही लगा कि वो एम्प्लॉइज सही थे। सॉफ्ट बैंक को शुरू होने में काफी स्ट्रगल हुआ। मासा ने कुछ मैगजीन्स भी शुरू किए जो कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट जनरेट कर सके, पर इससे भी फायदा नहीं हुआ। सब उन्हें रुकने को कह रहे थे। लोगों को लगता था कि वो कमाए हुए सारे पैसे ऐसे ही उड़ा देगा, बट मासा ने नहीं सुना और वो अपने पैसे लगाते रहे और इवेंचुअली उनका परसिस्टेंस काम आया। सॉफ्ट बैंक ने अर्ली 90s में पर्सनल कंप्यूटिंग की डिमांड को बढ़ा दिया और फिर तूफान आया। सॉन बहुत ज्यादा बीमार हो गए और उन्हें क्रोनिक हेपेटाइटिस डायग्नोज हुआ और हॉस्पिटल में बेड रेस्ट पर थे। मासा एक वर्कहोलिक थे। उन्होंने नर्वसली पूछा कि ट्रीटमेंट में कितना वक्त लगेगा। डॉक्टर ने कहा कि ये भी गारंटी नहीं कि वो ठीक हो पाएंगे या नहीं। मासा ने फाइनली अपनी कंपनी शुरू की थी और सक्सेसफुली चला रहे थे और तभी ये जानलेवा बीमारी उनको लग गई। उनकी एक बेटी थी जो बस साल भर की थी और उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। मासा को डर था कि जिन बैंक से उन्होंने अपनी कंपनी के लिए लोन लिया है, कहीं वो इनके बीमारी के बारे में जानकर फंडिंग वापस ना ले ले। सो मासा ये बात छिपाते हुए कि वो बीमार हैं, वो हॉस्पिटल से चुपके से निकलकर कंपनी मीटिंग्स अटेंड करते थे। थैंकफुली मासा रिकवर्ड, बट उनकी हेल्थ ने उन्हें कन्विंस कर लिया था कि अब उन्हें और बड़ा, तेज और क्रेजियर सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब वो टाइम को ग्रांटेड नहीं लेना चाहते थे। मिड 90s तक उनके पास 800 एम्प्लॉइज और $1 बिलियन की रेवेन्यू थी और मासा ने कंपनी को पब्लिक कर दिया जिससे वो और पैसा रेज कर सके। सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूशन सक्सेसफुल था, बट मासा के लिए काफी नहीं था। उनके पास क्लियर विजन था कि कैसे टेक्नोलॉजी दुनिया को बदलने वाली है और उन्होंने दूसरी टेक कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दिया और ऑडेशियस बिजनेस बेट्स के लिए जाने जाने लगे। उन्होंने एक नई कंपनी याहू में मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए जिसकी वैल्यू $40 मिलियन थी। जब उस कंपनी का आईपीओ लॉन्च हुआ तो वो बढ़कर $800 मिलियन हो गया। मतलब सॉफ्ट बैंक एक जाइगेंटिक रिटर्न पाया सिर्फ कुछ महीनों में। मासा खजाने के लिए तिजोरी बना रहे थे, बट वो इतने पैसे में नहीं रुके। वो तुरंत किसी नए कंपनी में री इन्वेस्ट करते थे। 90s के एंड तक सॉफ्ट बैंक एक जायंट ग्रुप बन चुका था, एक्टिंग लाइक अ वेंचर कैपिटल फंड। अब सॉफ्ट बैंक कुछ बेचता नहीं था, वो दूसरे टेक बिजनेस से खरीदने लगा था जिस पर मासा को भरोसा था। फॉर एग्जाम्पल 1998 में उन्होंने ई ट्रेड फाउंडर के सिंगल कॉल पर $400 मिलियन दे दिए थे।
90s के एंड तक मासा ने $3 बिलियन इन्वेस्ट किए थे 800 अलग कंपनीज में, और सॉफ्टबैंक एम्प्लॉइज के लिए इसका ट्रैक रखना भी मुश्किल हो गया था। सॉन हर 3 महीने में 200 एंटरप्रेन्योर्स से मिलते थे जिससे उन्हें अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सके। ऑफ कोर्स हर इन्वेस्टमेंट को सक्सेस नहीं मिलती, बहुत से फेल भी होते हैं, बट मासा को एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई कि एक बड़ा विनर बाकी सारे फेलियर्स को एक साथ कवर कर सकता है। हर इन्वेस्टमेंट में सही होने की जरूरत नहीं है, एज लॉन्ग एज उन्हें बड़ी सक्सेस मिलती रहे। और साल 2000 में एग्जैक्टली यही हुआ, जब मासा ने वो कर दिया जो वेंचर कैपिटल ऑफ ऑल टाइम के नाम से कंसीडर किया गया। मासा ने चाइनीज इंटरनेट कंपनी अलीबाबा के बारे में सुना और उन्हें कंपनी का काम पसंद आ गया। फाउंडर जैक मा इनिशियली कहा था कि उन्हें अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, बट मासा वाज परसिस्टेंट। इवन दो कंपनी में कम एम्प्लॉइज थे, मासा ने इसमें ह्यूज पोटेंशियल सेंस किया और कहा कि जैक मा की आंखों में उन्होंने स्पार्कल देखा है बड़ा करने को। He had no business plan, zero revenue, but his eyes was very strong. वो सॉफ्ट बैंक के साथ $20 मिलियन के डील के लिए तैयार हो गए और बाद में ये स्टेक $70 मिलियन का हो गया। एंड इन द सेम ईयर मासा ने अब तक का लार्जेस्ट जापानीज फंड रेज किया, जिसे वो हंड्रेड्स ऑफ इंटरनेट कंपनीज में डालने लगे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि इंटरनेट आने वाले टेक्नोलॉजी का फेज रहेगा जो वर्ल्ड को ट्रांसफॉर्म कर देगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा कि मासा जापान के बिल गेट्स हैं। इनफैक्ट सन 2000 में 3 दिन के लिए मासा बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। बट फिर मार्केट क्रैश हो गया और मासा ने $70 बिलियन लूज किए, मोर वेल्थ देन एनी सिंगल इन्वेस्टर हैज एवर लॉस्ट इन हिस्ट्री। अगर आप सोच रहे होंगे कि इससे मासा स्लो हो जाएंगे, दोबारा सोचिए। अगले डेकेड में सबसे ज्यादा रिस्क और बड़ी बेटिंग की मासा ने। इनफैक्ट वो कई बार वॉल स्ट्रीट बेट्स ट्रेडर के नाम से जाने जाते हैं, बट जिसके पास खर्च करने का बहुत पैसा है। 2001 में मासा जापानीज ब्रॉडबैंड बिजनेस में घुसे और जापानीज गवर्नमेंट के टेलीकॉम ऑफिस में चिल्लाकर धमकी देने लगे, यही एंड है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं खुद पर गैसोलीन डालकर आग लगा लूंगा। इसके बाद मासा ने जापान में अपने कंपटीटर्स से हाफ प्राइस में एक ब्रॉडबैंड सर्विस लॉन्च की। भले ही इसमें $100 मिलियन का लॉस हुआ हो, मासा मानते थे कि फ्यूचर में एड ऑन सर्विसेज ऑफर करने से वो प्रॉफिट कमा लेंगे। ऑल्दो वो बहुत अनक्लियर थे कि ये प्रोजेक्ट कैसे पैसे कमाएगी। उनके पास सेल्स वुमेन थी जो स्ट्राइप्ड मिनी स्कर्ट में टोक्यो स्ट्रीट कॉर्नर्स में फ्री मॉडर्न्स देती थी। मासा के बहुत से प्रोजेक्ट जैसे ही फोकस सिंपली रैपिड ग्रोथ और मार्केट शेयर गेन करने में था। प्रॉफिट्स बाद में होगा होपफुली। काफी लोगों को इस पर डाउट था, बट मासा का इंटरनेट पर ब्लाइंड बिलीफ बिल्कुल सही था। हाउएवर 2007 आते ही मासा ने ऑलरेडी इंटरनेट की आने वाली अगली बिग वेव को आइडेंटिफाई कर लिया था। वो था पीसी से मोबाइल में शिफ्ट होना। तो मासा को उनके दूसरे हीरो से कॉल आया, स्टीव जॉब्स। मासा ने स्टीव को अपने आइडिया के बारे में बताया, जिसमें मोबाइल फोन को बनाना था जो मिनी कंप्यूटर जैसा हो। बट स्टीव ने कहा एप्पल ऑलरेडी ऐसे चीजों पर काम कर रहा है, द आईफोन। मासा एक्साइटेड थे और पूछे कि क्या उन्हें इसे जापान में बेचने की एक्सक्लूसिव राइट्स मिल सकते हैं। स्टीव जॉब्स हंसे और कहे, मासा लगता है आप पागल हो चुके हैं। हमने अभी तक पब्लिकली अनाउंस नहीं किया कि हम आईफोन बना रहे हैं और आपके पास जापान में मोबाइल फोन कैरियर भी नहीं है, तो भाई इसे बेचोगे कैसे? बट मासा ने सिंपली कहा कि वो फोन कंपनी को खरीद लेंगे, और ऐसा हुआ भी। मासा ने जल्द ही और ज्यादा डेब्ट लिया ताकि वह वोडाफोन जापान को खरीद सके $20 बिलियन में। You are crazy, you know. We have not talked to anybody, but you came to see me as the first guy. I give to you. So, उनके परसिस्टेंस के कारण सॉन के पास अब जापान में आईफोन बेचने को राइट मिल गया, और इस डील का मतलब वो ह्यूज अमाउंट में फोन कॉन्ट्रैक्ट्स को बेच सकते हैं, क्योंकि अब हर कोई न्यू आईफोन ट्राई करने के लिए एक्साइटेड था। एंड एज ऑलवेज मासा ने एक्सट्रीमली लो कॉस्ट डील्स ऑफर की जिससे वो मार्केट में शेयर को खत्म कर सके। मीनवाइल मासा इन्वेस्ट कर रहे थे टेक बिजनेसेस में, जैसे रोबोटिक्स कंपनी जो रोबोट बनाती है जिनमें ह्यूमन इमोशन रीडिंग की एबिलिटी हो। उन्होंने कई बार अपने 300 ईयर विजन के बारे में बात की और सजेस्ट किया कि कैसे फ्यूचर में सॉफ्ट बैंक टेलीपैथी कंपनी बन सकती है जो मे बी डॉग से बात करना पॉसिबल कर दे। हाउएवर जब मासा इतने जल्दी कंपनीज खरीद रहे थे जितनी जल्दी कई इन्वेस्टर सोच भी नहीं सकते, इतना उनके एम्बिशन के लिए काफी नहीं था। इनफैक्ट कई डील्स मिस हो जाती थी क्योंकि उनके पैसे कहीं और फंसे हुए थे। फॉर एग्जाम्पल उनकी मीटिंग फिक्स थी जेफ बेजोस के साथ अमेज़न में अर्ली डेज में इन्वेस्टमेंट के लिए, बट वो इनफ कैपिटल क्विकली फ्री नहीं कर पाए। बट अमेज़न की अपॉर्चुनिटी को मिस ना करने के लिए डेस्परेट हो रहे मासा को रियलाइज हुआ कि उन्हें सच में वॉर चेस्ट की जरूरत है, जिससे उन्हें दोबारा पैसों की कभी कमी ना हो। और फिर वो विजन फंड आइडिया पर काम करने लगे, एक $100 बिलियन वेंचर कैपिटल फंड जो कि हिस्ट्री की बाकी सारे फंड से 4 गुना ज्यादा थी। So when you told people you were going to raise $100 billion fund, did they tell you you were a little crazy? Some people said. अब अगर आप सोच रहे होंगे कि $100 बिलियन रेज करना ट्रिकी है, नॉर्मली आप सही भी हैं, बट लकीली फॉर मासा सऊदी अरेबिया में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था।
वो कंट्री अपने ऑयल के कारण बहुत वेल्दी थी, बट जैसे ही दुनिया ने रीन्यूएबल एनर्जी के साइड शिफ्ट किया, ये क्लियर हो गया कि उन्हें उनकी इकोनॉमी को सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रखना है। मोहम्मद बिन सलमान, नेक्स्ट सऊदी क्राउन प्रिंस, अपने कंट्री की वेल्थ को दूसरे एरियाज में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार थे। वो उनके ऑयल मनी को फ्यूचर के बिग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहते थे, और इसके लिए मासा सॉन से अच्छा कौन हो सकता था, जिनकी इंटायर रेपुटेशन ही फ्यूचर के बिग बेटिंग के लिए थी। उन्हें मासा का ट्रैक रिकॉर्ड पता था और उनकी हेल्प से अगले बिग टेक जायंट्स को ढूंढना चाहते थे। तो मासा चले गए सऊदी प्रिंस से मिलने, और फ्लाइट नहीं, मासा ने अपनी टीम का प्रेजेंटेशन देखा और कैजुअली उनके बताए हुए अमाउंट जो था $30 बिलियन, उसे चेंज करके $100 बिलियन कर दिया। हम ऊंची उड़ान भरेंगे, मासा ने टीम को याद दिलाया। You convinced him to invest $45 billion. No, 45 minutes, $45 billion. $1 billion per minute. जी हाँ, 45 मिनट्स के अंदर मासा ने सऊदी अरेबिया से $45 बिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर ली, जिसे विजन फंड में डाला जा सकता था। सॉफ्ट बैंक ने अपने पैसे भी डाले अलॉन्ग द मनी फ्रॉम अबू धाबी, और कुछ पैसे वहां से भी जो उन्होंने एप्पल और फॉक्सकॉन से लिए थे। मासा ने अपने स्टैगरिंगली ह्यूज फंड रेज करने के गोल को पूरा कर लिया था $100 बिलियन का। Investing $100 billion just on one thing, AI. फंड का पर्पस सिंपल है। मासा बिलीव सोसाइटी अब सिंगुलैरिटी के साइड अप्रोच कर रही है, ऐसा पॉइंट जहां एआई ह्यूमन इंटेलिजेंस को पीछे छोड़ देगा। मासा प्रीवियस वेव्स को लेकर बिल्कुल सही थे, पर्सनल कंप्यूटिंग एंड सॉफ्टवेयर, देन इंटरनेट, मोबाइल्स, और अब उन्हें यकीन था कि एआई आगे बड़ा चेंज होगा। एज ऑलवेज जब मासा कोई चीज से जुड़ते हैं तो उसमें पूरी तरह घुस जाते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न या उनकी मेंटालिटी रही है। मासा ने खुद कहा है कि वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें क्रेजी गाय हू बेट्स ऑन द फ्यूचर के नाम से याद रखेंगे, और आप उनके बारे में जो भी सोचते हो उस पर बात करना थोड़ा मुश्किल होगा। हाउएवर, ये एक मैग्नेट्स मीडिया वीडियो नहीं होती अगर इसमें डार्क साइड नहीं होता। पहले तो मासा को एक्सट्रीम बबल्स और इन्फ्लेटिंग प्राइसेस के लिए जिम्मेदार माना जा रहा था। उन्होंने कई कंपनीज के ट्रू वैल्यूज से छेड़खानी की थी। उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए वीवर्क और डॉग वॉकिंग ऐप वैग में, ये जानते हुए भी कि ये टेक कंपनीज नहीं हैं। कई लोगों का मानना है कि मासा का 15 मिनट्स मीटिंग बेसिस पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करना और गट इंस्टिंक्ट बिल्कुल बकवास है। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे से भी कम टाइम के मीटिंग में उन्होंने $4 बिलियन दिए वीवर्क को, और उन्होंने बिल्कुल पिच डेक को भी नहीं देखा। और कुछ ऐसे कंपनीज जिसमें मासा ने इन्वेस्ट किया था वो काफी फ्रस्ट्रेट होने लगे थे, क्योंकि समटाइम्स उनके जायंट इन्वेस्टमेंट्स किस ऑफ डेथ की तरह होते थे। वो अपने कंपनीज को उनके प्लानिंग से 10 गुना ज्यादा बड़ा सोचने कहते थे, टू एक्ट क्रेजियर, क्योंकि वो एम्प्लॉइज को जरूरत से ज्यादा पैसे देते थे। इससे कंपनीज वाइल्डली स्पेंड करती थी एंड परस्यू ग्रोथ एंड कॉस्ट स्ट्रेटजी। Go in the room and ask for $100 million, and he says, well, I was going to give you 500 million, so why do you only need 100? If you don't have a good answer for the 500, you're not getting the money. He is also been accused of using capital as a weapon. कंपनीज पर एंडलेस कैश खर्च करना, इस बिलीफ के साथ कि बेस्ट फंडेड मार्केट हमेशा जीतेगी एंड विनर टेक्स ऑल मार्केट। You have so much money that anybody even thinking of competing with you just looks at the size of your checkbook and gets scared and doesn't even try. बट इसका मतलब जिस कंपनीज में वो इन्वेस्ट करते थे उनका एक्चुअल फोकस एक सस्टेनेबल प्रॉफिटेबल बिजनेस बिल्ड करना नहीं था। कुछ कंपनीज ये भी क्लेम की कि मासा शुरुआत में तो बहुत अटेंशन देते हैं, फिर नया टॉय मिलते ही मूव ऑन कर लेते हैं। ऐसे भी एक्यूजेशंस आए जिसमें अगर कंपनीज ने मासा का ऑफर नहीं लिया तो वो उन्हें थ्रेट देते थे कि मासा उनके राइवल्स पर इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कंपनीज फोर्स्ड थी उनके इन्वेस्टमेंट लेने को। और कुछ केसेस में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था, लाइक द फैक्ट से इन्वेस्टेड मैनी बिलियंस इनटू डीडी, उबर, ग्रैब और ऐसे दूसरे राइड शेयरिंग एप्स। और सिर्फ प्राइवेट कंपनीज ही नहीं जहां सॉफ्टबैंक पैसे से खेल रही थी। रिसेंटली उनके बारे में ये पता चला है कि वो नस्डैक वेल हैं जो पब्लिक टेक कंपनीज पर होने वाले बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉल ऑप्शन ट्रेड्स के पीछे हैं। मासा के पास इतना पैसा है कि वो कॉल ऑप्शंस में बिलियंस ऑफ डॉलर्स डालकर लिटरली मार्केट में कहीं भी जा सकते हैं। नाउ, हियरिंग टू मासा's अंडरडॉग स्टोरी कमिंग फ्रॉम नथिंग, मैं खुद को उनके फेवर में देखता हूँ, बट ऐसा लगता है कि सामने दिख रहे स्माइली के पीछे रूथलेस शार्क है। मे बी बिकॉज इंग्लिश उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, बट जिस तरह से वो बात करते हैं वो काफी सिंपल और कैजुअल है। वो एक कैरेक्टर की तरह है रादर देन एक आदमी जिसका मल्टीपल इंडस्ट्रीज और इकोनॉमी पर ड्रास्टिक इम्पैक्ट है। अगर कोई बेजोस या ज़करबर्ग जैसे आदमी ने सेम बात की होती तो मे बी ये ज्यादा सिनिस्टर लगेगा। एक आर्ग्यूमेंट है कि मासा का फन, बबली पर्सनालिटी कुछ हद तक रियलिटी को कवर अप करता है, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मासा ये सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं। आई बिलीव वो टेक्नोलॉजी की तरफ जनरली पैशनेट है, फ्यूचर के लिए एक्सट्रीमली ऑप्टिमिस्टिक, और वो सिंपली अपने विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
एंड ये सच है कि उनकी कई इन्वेस्टमेंट अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। मासा ने हमेशा कहा है कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। ऐसा भी हो सकता है कि उनका फॉर्चून एक झटके में खत्म हो जाए बिकॉज ऑफ सीरीज ऑफ बैड बैट्स, और ये भी हो सकता है कि वो फिर से दुनिया के रिचेस्ट मैन बन जाए, स्पेशली अगर उनका एआई के बारे में मानना सच हो जाए और वो एआई रेवोल्यूशन में सबसे आगे होने वाली कंपनीज को सपोर्ट करें, क्योंकि वो उन कंपनीज के बीच सिनर्जी क्रिएट हो जिससे वो साथ काम कर सके। Either way, I think हमें मासा को थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए। आफ्टर ऑल, लिटरल डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर में फाइनेंशियल रिस्क लेना भी इन्वॉल्व है। वेल, मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि टेक स्टॉक्स पर सब कुछ डाल दें। आई थिंक समटाइम्स खुद से ये पूछना यूजफुल हो सकता है कि मासा इस सिचुएशन में क्या करेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर, हमें ऊंचा सोचना चाहिए। आपको एक और बात की रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अर्ली एज से ही मासा ने 50 ईयर लाइफ प्लान बना लिया था। 20s में कंपनी स्टार्ट कर ली, 30s में वेल्थ बिल्ड कर ली, 40s में उस पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया और 50 में लूज एंड्स को ठीक करना, और 60 में आते ही न्यू जनरेशन के हाथों सब सौंप दिया। और उन्होंने इस प्लान को काफी अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। द रियल क्वेश्चन इज नाउ, वो सच में अपने लाइफ प्लान के हिसाब से ये सब जल्द छोड़ने वाले हैं? मासा को ये गेम बहुत पसंद आ रहा है और कोई भी गैम्बलर कभी भी कसीनो छोड़कर नहीं जाता। ट्रुथफुली, मासा में भी वही गैम्बलर इंस्टिंक्ट बचपन से है। फॉर एग्जाम्पल, जब उनके फादर ने कॉफी शॉप खोली थी, मासा ने सजेस्ट किया था कि उन्हें कस्टमर्स को फ्री ड्रिंक वाउचर भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे नए कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे और उनसे सारे लॉस वापस आ जाएंगे। और मासा की ये ग्रोथ माइंड फिलॉसफी अभी भी चेंज नहीं हुई है इतने सालों बाद। फर्क इतना है कि अब उनके पास इतना पैसा है कि वो इन आइडियाज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मासा नियॉन नाम की फ्यूचरिस्टिक सिटी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे टेक्नोलॉजी की हेल्प से स्क्रैच से बनाया जा रहा है। ऐसा सुनने में आता है कि उस सिटी में फ्लाइंग कार्स, कमर्शियल स्पेस ट्रैवल, रोबोट, बटलर्स और आर्टिफिशियल मून भी होगा जो हर रात राइज होगा। यहाँ पर लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रोजेक्ट भी होस्ट किया जाएगा। मासा ने अपने टाइम मशीन मैनेजमेंट थ्योरी के बारे में भी बात की है, जिस थ्योरी में बताया गया है कि यूएस फ्यूचर है और हर दूसरी कंट्री में सेम टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन होगा। सो अगर आप जानते हैं कि यूएस में क्या सक्सेसफुल है, ऐसे में दूसरी चीजों में इन्वेस्ट करना टाइम पे पीछे जाने जैसा होगा। ऐसे बहुत से लेसन्स हैं जो मासा से सीखे जा सकते हैं। बट ट्रूथ इज, मासा सोनिक पजल है। क्या वो अब तक के सबसे क्लेवर इन्वेस्टर और बिजनेसमैन में से एक हैं, जिनका फ्यूचर के लिए विजन है जिससे बहुत लोग अभी तक अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं? या वो एक लकी गैम्बलर हैं जो वेंचर कैपिटल को बर्बाद और मार्केट्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं? ये डिबेट तो हर तरफ है कि मासा क्रेजी या जीनियस है। बट मेरा कहना है कि आप दोनों क्यों नहीं हो सकते हो? It's definitely exciting life. I'm having fun. Wow. अगर आपको मासा के कुछ इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरी के बारे में सुनना है तो आप इन मिनी बिजनेस मूवी को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर बीइंग अ लेजेंड, और एंड तक देखने के लिए भी। I'll see you next time. Cheers.